हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम सोशियोलॉजी का है, आज मैं इससे रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ जो लास्ट आपके एग्ज़ाम में आए थे। और इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात ये बोलूँगी कि जितनी वीडियोस मैंने अभी तक सोशियोलॉजी की अपलोड की हैं, प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी पेपर आपको आने वाला है। आप पेपर यूँ ही कर लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जैसा कि मैं पहले से भी आपको कहती आ रही हूँ, ठीक है। तो काफ़ी मतलब इतना बिज़ी शेड्यूल में भी मैंने आपके लिए टाइम निकाला है, क्योंकि बच्चे बहुत लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं वीडियो अपलोड कर दो। देखो बच्चे, जो मेरी हिंदी की आपकी वीडियो अपलोड की गई हैं और जो मैंने इंग्लिश की वीडियो अपलोड की है, इंग्लिश और हिंदी के पेपर के लिए, आप प्लीज़ उनको देख के ज़रूर जाइएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है मैं आपको ज़रूर अपलोड कर दूँगी, लेकिन उसी से आपका काम बन जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे को आपको ज़रूर देनी थी। तो इसलिए प्लीज़ ये मत बोलना इंग्लिश की वीडियो मैम दोबारा बनाओगे, वही मोर देन इनफ है। अगर आपने उनको ढंग से देख लिया, समझ लिया, आप पेपर इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी और एग्ज़ाम जो आपके होंगे, जो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उनको पहले ज़रूर देखिएगा। उसके बाद अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, वो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी आपके टाइम रहते, ठीक है। और उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप एग्ज़ाम टाइम पे मिस ना कर पाएँ। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आप वीडियोज़ देखते रहेंगे, आपका एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होने वाली है इस बार भी, ठीक है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस नहीं करे थे पिछली, मतलब अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें, तो वो मैं नए नए क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन वुमेन्स मूवमेंट। ये आई थिंक मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जो महिला आंदोलन है उसके बारे में आपको बताना है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा डीप भी बता सकते हो। लेकिन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं ना, देखो महिला आंदोलन क्यों करती है, आपको बस सुनना है। और पूरी वीडियो का एंड तक एक बार सुन लीजिए, आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कहोगे हाँ, हम टॉपिक क्लियर कर लेंगे पेपर में। तो देखिए, महिला आंदोलन, कोई भी आंदोलन क्यों करेगा, जब अधिकारों की बात आ जाती है, जब प्रतिनिधित्व की बात आ जाती है, जहाँ पे आप चाहते हो कि हमें इसके लिए लड़ना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। आप अपने घर में भी देखो, जब आप अपने हक की बात आती है ना, तो आप भी चुप नहीं रहते हो, आप भी एक तरह से लड़ाई वो आंदोलन का ही रूप ले लेती है एक ना एक दिन, ठीक है ना। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स, महिला आंदोलन में सबसे पहले महिला लड़ना स्टार्ट किया अपने अधिकारों के लिए, समान अधिकारों के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे समाज में ना पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। लेकिन अब आप देखोगे अब ऐसा नहीं है। जब से महिलाओं ने अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट किया है, आंदोलन करने स्टार्ट किए गए हैं, तब से महिलाओं के समान अधिकारों की बात भी कही जाने लगी है कहीं ना कहीं। आप प्रतिनिधित्व की बात देख लो, आज महिलाएं हर जगह अपना पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मतलब चल रही हैं, है ना। तो प्रतिनिधित्व भी उन्हें मिल रहा है। संसाधनों तक पहुंच के लिए लड़ना, देखो हमारे जो संसाधन है, जो आपके विकास के लिए आवश्यक है, पहले क्या होता था, महिलाओं को उन संसाधनों से वंचित रखा जाता था, सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाता था, पुरुष ही क्या करते थे, विकास करते थे, महिलाएं पिछड़ी रह जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से आंदोलन करना स्टार्ट किया गया है, संसाधन तक वो पहुँच पा रही हैं, अपने हक के लिए लड़ पा रही हैं, अपने आप का विकास कर पा रही हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक लिंग आधारित हिंसा भी इसमें इन्वॉल्व है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आप जानते ही हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस हमेशा देखने को मिलता है, पुरुष कहते हैं हम महान हैं, ठीक है। तो उसके बेस में महिलाओं को भी क्यों पीछे छोड़ा जाए, वो भी उनके सिमिलर ही है ना। जब हमारे देश का जो कानून है, जो हमारे देश का संविधान है, उसमें जब लिंग के आधार पर कोई भी मतलब बेस्ड कोई भी ऐसा मतलब भेदभाव नहीं किया गया है, तो समाज में भी नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मुद्दे आपको समझ में आने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, होप आप इस आंसर को आप 150 शब्दों में भी वहाँ पे जाके बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु डिड फील्ड वर्क अमंग द अंडमानीज, मतलब अंडमानियों के बीच में रहकर किसने उस क्षेत्र में काम किया। तो मैं आपको बता दूं, रेडक्लिफ ब्राउन अंडमान द्वीप समूह गए थे। यहाँ पे मैंने ईयर्स भी उतारा है, 1906 और 08 तक वो गए थे उनके बीच में, जहाँ उन्होंने क्या किया था, फील्ड वर्क ने उन्हें ट्रिनिट कॉलेज और कैम्ब्रिज में फेलोशिप भी दिलाई थी, ठीक है ना। ये आप याद रख लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, नेम द फाउंडर ऑफ सिख, ठीक है ना। सिखिज्म लिखा है, मतलब सिख धर्म के संस्थापक का नाम बताना। तो आपको पता ही होगा सिख धर्म के संस्थापक मतलब किसने उनकी स्थापना की थी, वो गुरु नानक देव ने की थी, इन्हीं को ही फाउंडर माना जाता है, ठीक है।
इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। विलेज कौन सा था, तलवंडी था। नाउ इनको कौन से नाम से पुकारा जाता है, नानक साहिब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि जो ग्रैंडसन है चंद्रगुप्त के वो कौन है, तो वो है आपके अशोक। इन्हें बिंदुसार का बेटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एज मेंशन्ड बाय अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे ने जो समाज है भारत का मानव समाज, उसको किन चरणों में बांटा। ये बहुत बार पूछा गया है, अभी लास्ट अप्रैल में भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स 3 चरण हैं आपके मोटे मोटे अगर देखा जाए तो, धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण। अगर आपसे डीपली वे में पूछा जाता है तो आपसे सिर्फ धार्मिक चरण भी पूछा जा सकता है, आध्यात्मिक भी और सकारात्मक भी। तो मैं सबको एक बार थोड़ा बहुत डिफाइन कर देती हूँ आपके सामने, ताकि आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो धार्मिक चरण जो है वो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसे धर्मशास्त्रीय चरण भी कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है कि प्रकृति की जो सभी वस्तुएं हैं वो दैविक और अलौकिक की रचनाएं, ठीक है ना, सब में कुछ देवता बसते हैं। तो देखो इस चरण को ना 3 सब कैटेगरीज में भी डिफाइन किया जा सकता है, मतलब इस कैटेगरी के अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं। वो क्या क्या है, एक है फैटिज्म, जिसमें कहा जाता है कि सभी जीव वस्तुओं में जीवित आत्मा होती है। सेकेंड है बहुदेववाद, जिसमें कहा जाता है कि सभी प्रकृति जो है जो प्रकृति शक्तियां हैं वो विभिन्न देवताओं के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, जल देवता, वर्ण देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता। आज आप भी अपने पूर्वजों से इनके बारे में सुनते होंगे, चर्चा करते होंगे, और कहीं ना कहीं आपने अपने घर में हवन हुआ होगा तो आपने इनको पंडित जी के भी मुँह से ये सब सुना होगा कि वायु देवता को दो, अग्नि देवता को दो। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स एकेश्वरवाद। ये इनका मानना है कि ईश्वर एक ही है, वो सभी चीज़ें जो नियंत्रित हो रही है प्रकृति में वो एक ही ईश्वर करता है, अलग अलग रूप उसके नहीं है। अच्छा, इसमें आध्यात्मिक क्या कहता है, आध्यात्मिक ने ना ठोस ईश्वर में विश्वास नहीं किया, मतलब ईश्वर के रूप में विश्वास नहीं रखा। इसने कहा ईश्वर निराकार है, उसका अमूर्त है, उसका कोई रूप नहीं है। इसमें क्या विश्वास करते हैं ये लोग, ये आत्मा के स्थानांतर, मतलब मरने के बाद आत्मा बदलती है, पुनर्जन्म, इन चीज़ों में ये लोग विश्वास करते हैं, जो अध्यात्म की ओर जाते हैं। सकारात्मक चरण की बात करें, जो आज का मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसको वैज्ञानिक चरण भी कहते हैं। यहाँ पे अवलोकन, प्रयोग और तुलना के आधार पर निश्चय किया जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मान लो भूकंप आ गया तो क्या कहते हैं हम कि यार ये तो भगवान का दोष है, लेकिन आज के इस टाइम में अगर सकारात्मक चरण में देखें तो लोग कहते हैं इसमें साइंटिफिक पर्पस है, ठीक है ना, इसका कोई रीज़न है तभी भूकंप आया है, ये कोई भगवान ने नहीं किया है। कहीं पे आग लग गई तो अग्नि देवता का प्रकोप थोड़ी ना है वो, ये धार्मिक लोग मानते हैं। यहाँ पे लोग मानते हैं सकारात्मक में जरूर किसी ने माचिस जलाई होगी, तिल्ली फेंकी होगी, ऑक्सीजन की मात्रा या कनेक्ट कुछ ऐसा हुआ होगा तब जाके आग फैली है। ठीक है, तो ये बहुत सी रीज़न है फ्रेंड्स। अगर वर्षा का होना, यहाँ पे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। यहाँ पे सकारात्मक चरण वाले लोग कहते हैं कि वर्षा हुई है तो कहीं ना कहीं एवापोरेट हुआ है, गर्मी ज़्यादा थी तो एवापोरेशन हुआ होगा, तब जाके मतलब भाप से पानी में बदला होगा, बादल बने और वर्षा हो गई। क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे आप एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसोसिएशन। देखिए संघ से आप क्या समझते हो, एसोसिएशन से आप क्या समझते हो, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप डर जाते हो। देखो फ्रेंड्स, आपने सबसे हॉकी टीम की एसोसिएशन सुना होगा, है ना, तो वर्ल्ड कप हॉकी एसोसिएशन क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है, इसमें ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, जो कुछ हितों का समूह होता है जो अपने लिए ये बनाते हैं। ठीक है, अपनी मान्यता को जानबूझकर ये बनाया जाता है ताकि अपने हितों की पूर्ति की जा सके। ठीक है, क्रिकेट टीम एसोसिएशन वो क्रिकेट वालों के लिए मतलब होती है, उन्हीं के बारे में सोचेगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट ऑफ एरिस्टोटल इज बिलीव टू हैव शोन द सीड्स ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब अरस्तु ने किस कथन ने समाजशास्त्र के बीज बो दिए। देखिए अगर देखा जाए तो अरस्तु ही हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी के मतलब बीज बोए थे लोगों में। तो इनका ये मानना था जो इंसान है, जो मैंने पहले भी बोला, वो एक सामाजिक प्राणी है, एक राजनीतिक प्राणी है। बस इसका पूरी सोच जो अरस्तु की है ना, वो मानव के प्रति ही घूमती रहती है, इर्द गिर्द। मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य इंपॉर्टेंट है, सरकार बाद में है, पहले मनुष्य है। ठीक है, जब भी एग्जाम में अगर अरस्तु का कुछ भी आ जाए ना तो मनुष्य को इंपॉर्टेंस देते रहना और लिख आना बस पेपर में बिंदास। ठीक है, मनुष्य का हित पहले है, सरकार किस लिए बनाई गई है, मनुष्य के हित को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल भी ये नकार देता है, इसके लिए मनुष्य ही सब कुछ है, सर्वस्व है, ये याद रखना। ठीक है, मनुष्य है तो समाज है, समाज पहले नहीं आया, ये कहता है मनुष्य पहले आया और मनुष्य ने मिलकर समाज बनाया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यू। अब फ्रेंड्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या होते हैं आपको पता ही। देखो वैल्यूज़ तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, बचपन से आप मोरल वैल्यूज़ पढ़ के आते हैं, तो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि अच्छा क्या है, क्या बुरा है, समाज को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं, उसके अकॉर्डिंग चलना ही वैल्यूज़ होती है आपकी। ठीक है,
लेकिन नॉर्म्स क्या होते हैं आपको बताइए। नॉर्म्स कई कार्यों में ना बच्चों का या व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं, एक तरह से उनको गाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये समाज की अपेक्षाएं डिपेंड करते हैं। जैसे कि सोसाइटी ने कुछ नॉर्म्स बना दिया, आपने सुना होगा कि नॉर्म्स एंड कंडीशन, आप फॉर्म भरते होंगे वहाँ पे भी लिखा होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए ये नॉर्म्स एंड कंडीशन है, मतलब आपको करनी है उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आ गया। बाकी आप इसको जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ में मोरल वैल्यू लिखाना, बच्चों को जैसे कहता है नमस्ते करो, बड़ों का आदर करो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसको डिफाइंड संस्कृतिकरण। फ्रेंड्स ये मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ पे समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम ऑफ 2 ट्राइब्स फाउंड इन सेंट्रल इंडिया, मतलब मध्य भारत क्षेत्र में भारत के कौन से आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं सेंट्रल जोन के अंदर आपके आते हैं बिहार, बंगाल, साउथर्न आपका पार्ट आ जाता है राजस्थान का, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। और इनमें कैटेगरी पाई जाती थी कोंत, संथाल, गोंड, मौर्य और बेगा। ये आपको याद रखना, मैंने बहुत सारी बता दी और आपको डीपली बता दिया कि कहाँ पे भी ये थे। आई होप आपका भी इंटरेस्ट आ रहा होगा, जितना मैंने समझाया उतना एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से लर्न भी हो गया होगा साथ साथ मेरे। बस सोशियोलॉजी का पेपर है, आपको बिल्कुल वरीड होने की जरूरत नहीं, बिंदास जाओ, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो फ्रेंड्स और आंसर दो। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख के जाना, मैं फिर कह रही हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिस्पर्धा की विशेषताओं पे चर्चा करना। अब देखो कंपटीशन क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप वरीड हो जाते हो। फ्रेंड्स कंपटीशन क्या होता है, क्यों करते हो आप लोग कंपटीशन। देखो एक दूसरे को अपने आप को आगे दिखाना, किसी से बढ़कर दिखाना ही कंपटीशन की भावना होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। और अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना तो आपके अंदर ये भावना होनी बहुत ज़रूरी है। मैं तो सजेस्ट करूँगी हर स्टूडेंट के अंदर कॉम्पिटिटिव भावना होनी चाहिए, तभी वो लाइफ में अपने गोल अचीव कर पाएगा। तो एक तरह से अगर ये भी लिख दोगे ना कि अपना हमें लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपने अंदर जो हमारी एक भावना आती है दूसरे को हराने की, डिफीट करने की, उसे कॉम्पिटिशन कहते हैं सरल शब्दों में, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या हैं। अब भाई आप किसी से अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ लक्षण होंगे, ठीक है। आप क्या चाहते हो, देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और आप डर जाते हो। आपको कुछ नहीं डरना, ये आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं अगर आपने सोशियोलॉजी लिए ना तो घुस जाओ सोशियोलॉजी के अंदर, बन जाओ एक सामाजिक प्राणी और लिख डालो जो आपको समझ में आ रहा है पेपर में, डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास होगे, ठीक है। तो आई होप आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक मैं कम कर पाई हूँ अभी तक। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था, एटलीस्ट 20-22 क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किए वो तो नहीं याद है, ठीक है। तो जीरो से कुछ तो है। अब देखिए लक्षण क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, अगर आप संघर्ष कर रहे हो, प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, इसके साथ आपको आराम मिलता है। कई लोग मेंटली रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप बहस करने का आनंद लेते हैं। हाँ भाई मैं ही आ गया हूँ, दूसरे से अपने आपको बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है फ्रेंड्स, आप महत्वपूर्ण अहंकार के कारण अहम इतना आगे हावी हो जाता है आप पे कि वो आप अच्छे श्रोता नहीं रहते, मतलब आप दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते। कई बच्चे होंगे ऐसे जो कहते हैं ना मैं दूसरे की सुनता नहीं हूँ, बस अपनी चलाता हूँ। नेक्स्ट क्या है, सीधा कभी कभी प्रतिकूल स्वर, मतलब आप ऐसे स्वर भी बोल देते हो। कभी आप सीधी बात करते हो, कहते हैं सीधी बात नो बकवास। कभी कभी आप प्रतिकूल स्वर में यूज़ करते हो, मतलब जो सामने वाला सुनना चाह रहा है उससे अपोजिट बोलते हो। कई बार आपके शब्द और शारीरिक भाषा में भी आप अपनी बात कह देते हो, कहते हैं ना आंखें घुराना, दांत दबाना, तो आप उसमें ही समझा देते हो कि हाँ भाई मैं तेरे से गुस्सा हूँ और ये चीज़ में मैं तुझे पीछे करना चाहता हूँ। जीतने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होती है, ना कि हारने की। देखो प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन में ये बात रखना, आप हमेशा जीतना चाहोगे, हारना कभी नहीं चाहोगे। बातचीत के प्रति आपका हमेशा उत्साही रवैया, आप हमेशा वो रहोगे कि उत्साह में कि हाँ मुझे अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो लिख आना, और अगर ज़्यादा नंबर में पूछा और बड़ा करके 2-2 पॉइंट को और एक्सप्लेन कर देना, वहाँ पे खुश हो जाएगा एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द फंक्शनलिस्ट मेथड इन सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र में क्रियात्मकवादी विधि बताइए। भैया कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको जरा बेसिक चीज़ें समझ लो इसके अंदर क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड जो क्रियात्मकवादी विचारधारा है ना आपकी, ये कुछ नहीं है, बस ये कहती है कि सोसाइटी में हर बंदा एक अपना रोल निभा रहा है। हर बंदा क्या कर रहा है, एक अपने लिए ही उठा रहा है। मतलब समाज है जो हमारा, वो क्या कहता है, उसमें कई हिस्सों को लेके एकजुट मतलब संपूर्ण घटक के रूप में देखता है समाज को। समाज में कई हिस्से हैं, उनको जोड़ के कहता है एक घटक बनता है, उसे समाज कहते हैं। और हर समाज में जितने भी कार्य होते हैं, प्रत्येक भाग में वो एक उपयोगी कार्य होता है समाज के, ठीक है। एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, जैसे आपके माँ बाप ने आपका पालन पोषण कर रहे हैं, कल को आप बड़े होंगे तो क्यों कर रहे हैं, उनको ये एक्सपेक्टेशन है कि कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो आप उनका पालन पोषण करोगे। तो कहीं ना कहीं देखो कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, हर क्रिया कनेक्टेड हो रही है, तो इसे क्रियात्मकवाद कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से समाज में जितनी भी संस्थाएं बन रही हैं, संरचनाएं हो रही हैं, लोग हैं, वो सब कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हर भूमिका एक दूसरे पे
निर्भर रहती है। अन्योन्याश्रित का मतलब है निर्भर रहना, ठीक है। प्रकार्यवादी समाज में बोला जाता है कि प्रकार्यवादी समाज के हिस्सों को एक शरीर के अंगों के रूप में देखा गया। जैसे कहते हैं ना, आपकी बॉडी का अगर हर पार्ट काम कर रहा है तो आप समझ लो फिट है। इसीलिए समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं वो सबसे मिलकर काम कर रही हैं, तो अभी समाज एक अच्छा बन पाएगा, सुदृढ़ बन पाएगा, सफल बन पाएगा, ठीक है। अगर एक पार्ट भी, एक संस्था भी गलत आ गई ना तो पूरे समाज को भ्रष्ट कर देगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द बार्टर सिस्टम। फ्रेंड्स, वस्तु विनिमय प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है बार्टर पर सिस्टम। तो ये क्या है, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं। देखो, व्यापार आपको पता ही है, ट्रेडिंग आपको पता ही है, किसका ट्रेड करते हो आप, गुड्स का और सर्विसेज का, सेवा और साधनों का। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट पता है क्या है, आपको पैसा भी देना नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, पैसा भी ना देना पड़े और वस्तु और सेवाएं आपको मिलती रहे, इसे ही बार्टर प्रणाली कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डीपली कि इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है। देखो, हर जगह हर सिस्टम जो है ना वो कामयाब नहीं होता, कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं जो मतलब वो सफल नहीं हो पाता। उसके रीज़न क्या हैं? अगर हम लार्ज इकोनॉमी की बात करें, मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वहाँ ये नहीं चलता बार्टर सिस्टम आपका। यार, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में कहाँ तक आप वस्तु और सेवाएं प्रदान करते जाओगे। छोटे में चलता है, कुटीर उद्योग टाइप में चलता है कि मैंने तुम्हारे लिए जूते बना दिए, तुमने मुझे राशन दे दिया, है ना। आपस में हमारी ज़रूरतें पूरी होनी है, पैसे का लेन देन हो ही नहीं रहा। इसी तरह अगर हम देखें, दूसरी में देखें वस्तु जो विनिमय प्रणाली, इसके तहत क्या होता है बहन फ्रेंड्स, किसी के धन को ना आगे नहीं ले जा सकते। जब आपको जिसने पैसा, उसका पैसा आप आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति अधिशेष चावल का आदान प्रदान करता है, आपसे करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को ढूंढने में ही आपके सारे संसाधन और समय खर्च हो जाएगा, तो सामान तो आप जब पहुंचाओगे ना। तो इसी तरह बार्टर प्रणाली जो है ज़्यादा नहीं चली। अब इसमें क्या है, बस प्रॉफिट एक ही है कि धन का आदान प्रदान नहीं हो रहा, बाकी क्षेत्रों में ये फ्लॉप है। अगर मैं नेक्स्ट एक चीज़ देखूं, इसमें क्या बोलता है, 5th पॉइंट देखिए, इसके अलावा चावल को स्टोर करने के लिए भी आपको जगह काफ़ी चाहिए, जगह की कमी हुई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ लोगे सारा समझ आ जाएगा आपको। बाकी मेन चीज़ मैंने दिमाग में डाल दी कि वो क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विवाह के प्रकारों को बताइए। देखो, फंक्शंस ऑफ मैरिज, ये भी कोई बताने वाली बात है। अब शादी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आप शादी बता ही दोगे, भाई समाज में रहना तो शादी करनी पड़ेगी। देखो, समाज का हमें निर्माण भी तो करना है, समाज सीमित थोड़ी ना है, समाज तो आगे बढ़ाना है ना हमें, और वो शादी से बढ़ेगा। जब आपका परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, परिवार में नया सदस्य आता है तो समाज से एक नया सदस्य जुड़ जाता है। तो विवाह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके समाज के निर्माण में, ठीक है। अब इसके फंक्शंस भी कुछ होते हैं भाई, कार्य क्या क्या होते हैं वो आपको मैं एक बार, इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार हिंदी में। विवाह आपको समझ आ गया है, आपको भावात्मकता बंधनों का पोषण करता है, प्रजनन के लिए भी बहुत आवश्यक है, समाज के निर्माण के लिए भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। बहुत चीज़ों में आपको क्या होता है, विवाह से कहते हैं ना, माँ बाप भी कहते हैं हम कब तक जिंदा रहेंगे, बेटा तुझे भी तो एक जीवन साथी चाहिए, या बेटी तुझे भी एक जीवन साथी चाहिए जो आगे चलकर तेरा ध्यान रखे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए भी लोग विवाह करते हैं, क्योंकि माँ बाप कोई भी दुनिया में जिंदा ज़्यादा टाइम तक तो रहा नहीं है, सबको जाना है। अब विवाह के कार्य देख लीजिए फ्रेंड्स क्या क्या होते हैं। साथ साथ विवाह आजीवन साझेदारी के माध्यम से, देखो ये जो सब कुछ लिख दो, आनंदमय होता है, सामाजिक समर्थन प्रदान करता है, प्रजनन के लिए आवश्यक है। देखो, बच्चों का जन्म होगा, फिर आप उसका पालन पोषण करोगे, ये सब करोगे, एक गृहस्थी के जीवन आप जीने लग जाओगे। कहीं ना कहीं आप तभी तो समाज के बारे में भी समझोगे। जब तक इंसान अपने परिवार के हित का नहीं सोच सकता ना, वो इंसान कभी अपने समाज के हित का नहीं सोच सकता। क्या क्या होता है विवाह से फ्रेंड्स, और क्या क्या हो सकता है, आप सबको सामाजिक स्थिरता मिल जाती है समाज में, ठीक है ना। और क्या क्या होता है, श्रम विभाजन हो जाता है। देखो, विवाह करने के बाद सबको आप अपनी अपनी भूमिकाएं दे देते हो, पत्नी अपना काम कर रही है, पति अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दायित्व कम हो जाते हैं, आपके दायित्व बढ़ जाते हैं, आपके कार्य कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, आपका हाथ बटाने वाला भी कोई आ गया। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इसमें आप अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो पेपर में, ठीक है। जरूरी नहीं यही आपको रट के चले जाना, यही लिख देना है। कुछ आपने मेरे से समझा, कुछ सुना, और कुछ अपना दिमाग लगाइए। कहते हैं जितना आप अपना कुछ क्रिएटिव लिखोगे ना, उतने आपके मार्क्स अच्छे मिलते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस में और एक इसमें। बस ये है, क्वेश्चन से बाहर मत चले जाना, ठीक है। पूछा कुछ और बता कुछ और, ये मत करना गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजनलाइज्म। देखो, क्षेत्रवाद क्या है, ये बार बार मैंने अब लास्ट में भी समझाया। देखो, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, जहाँ भी वाद लग जाए ना, समझ लो उसके आगे वाले वर्ड को वो प्रमोट कर रहा है, उसी को महत्व दे रहा है। जैसे क्षेत्रवाद क्षेत्र को महत्व दे रहा है, भाषावाद अपनी भाषा को महत्व दे रहा है, धर्मवाद अपने धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, दूसरे का धर्म तो गया तेल लेने, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सोच होती है, वाद लगती है। अब आप समझ गए होंगे आपको लिखना क्या है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स क्या होती है, जितना भी वाद होता है ये एक प्रकार की विचारधारा होती है। इस तरह के विचार से संबंधित होते हैं लोग, जो क्या कहते हैं, अपनी राष्ट्रीय पहचान से ऊपर अपनी क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देते हैं, तो सही क्षेत्रवाद कहते हैं। यदि इसे बहुत दूर तक ले जाया जाए तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप में ये हो सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट इसके पड़ते हैं। भारत में अगर क्षेत्रवाद को आमतौर पर एक नकारात्मक ही माना जाए, नेगेटिव ही इम्पैक्ट इसने ज़्यादा दिया, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ है, राष्ट्र की राष्ट्रीयता एकता, जो अखंडता वाला देश है ना, वो टूट के रह जाता है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता को नुकसान इससे पहुंचता है। ठीक है, अभी हाल ही में आपने तेलंगाना का अलग होना देखा ना, क्या हुआ, अलग हो गया है ना। तो इस तरह से क्या होता है, देश बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। कभी कभी क्षेत्रवाद के कारण परिणाम बहुत पूछे जाते हैं, तो परिणाम हमेशा नेगेटिव ही बताना बुरा ही पड़ता है। आप समझ गए परिणाम में क्या क्या लिखना है। देश की एकता खत्म हो जाती है, अखंडता खत्म हो जाती है, राष्ट्रीय एकता की भावना लोगों में खत्म हो जाती है, भाईचारे की भावना समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप। अब देखिए नातेदारी के महत्व बताइए। अब नातेदारी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यार, है ना। हाँ, तो आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो मैम, बताइए। तो ये कुछ क्वेश्चन आप खुद ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर मैंने नहीं भी समझाऊंगा ना, अब मुझे विश्वास है आप वहाँ पे कर लेंगे। तो किनशिप क्या होती है फ्रेंड्स, जो रेगुलेट्स करती है बिहेवियर ऑफ डिफरेंट किन्स। मतलब किन्स क्या हो गए यार, नाते। आपके एग्जाम्पल सी बात है, अब जो मजाक एक साल अपने जीजा से कर सकता वो उस ससुर से तो नहीं कर सकता ना, जो साली जीजा से मजाक कर सकती है वो अपने ससुर से तो नहीं कर सकती ना। तो कहीं ना कहीं नातेदारी हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। और बहुत सारे रिश्ते हमको कनेक्ट होते हैं शादी के बाद, शादी से पहले, तो उसके टाइप्स भी मैंने बता रखे और इंपॉर्टेंस भी मैंने बता रखी नातेदारी की क्या है। अगर हम प्रकारों की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो देखो दो प्रकार के आपको रिश्तेदारियाँ मिलती हैं, एक जन्म से, एक विवाह से। आपने जिस परिवार में पैदा हुआ, आपने देखा होगा कि ये आपकी ताई लगी, ये ताऊ लगा, ये मामा लगा, ये चाचा लगा, पैदा होते ही आपको बता दिया जाता है। तो कुछ रिश्तेदारी वो है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना होता है। फिर कुछ हो जाते हैं आपके फ्रेंड्स, शादी के बाद पत्नी के जो परिवार वाले वो आपके रिश्तेदार बन जाते हैं, उनके प्रति आपका रवैया कैसा है, तो ये सब आपकी नातेदारी होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपको प्रकार पता चल गए, नातेदारी क्या होती है ये पता चल गया। वर्ड्स थोड़ा सा अजीब सा था, किनशिप, तो आप प्लीज़ इंग्लिश वाले बच्चों हिंदी में भी क्वेश्चन देख लिया करो, ठीक है। और हिंदी वालों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको कोई लैंग्वेज समझ ना आए, क्वेश्चन की समझ ना आ रहा हो, तो आप इंग्लिश में वो देख लिया करो, क्योंकि कई बार हमें लैंग्वेज चेंज करते हैं ना, हमें समझ आता है हमें लिखना क्या है। तो ये थी आज की टिप्स आपके लिए, ठीक है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो। और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं एग्जाम में, ये आपको याद रखना, आपको बिंदास कुछ ना कुछ उसमें लिख के जरूर आना है, डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास होगे। तो फ्रेंड्स, प्रकार आप सब समझ गए होंगे, रिश्तेदारी क्या होती है आपकी। तो चलिए आगे चलते हैं फिर इसी के साथ। तो रिश्तेदारी का महत्व आपको पता चल ही गया होगा, आप अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि रिश्तेदारी क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, कितने प्रकार की होती है। तो महत्व भी वही है, रिश्तेदारी प्रणाली से क्या होगा, आपके बीच में एकता बनेगी, सद्भावना की भावना के बीज बोएंगे, आप सहयोग की भावना समझ पाएंगे, है ना। आप रिश्तेदार लोग हैं तो आपस में संचार भी करोगे, बातचीत भी करोगे, तो इससे क्या होता है, कभी कभी होता है ना, आपकी मुश्किलों का हल भी आपको बातचीत से मिल जाता है। और वो बातचीत आप किसके साथ करते हो, अपने रिश्तेदारों के थ्रू, ठीक है, उनके माध्यम से आपको कई बार अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाता है। यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है, जहाँ वैवाहिक वर्जना मौजूद है वहाँ यह भी तय होता है कि कौन किससे शादी कर सकता है, ये भी आपको पता चल जाता है, कौन किसके लायक है, कौन किसके योग्य है, कौन किसके योग्य नहीं है। तो रिश्तेदारी मतलब कहते हैं ना कि आपको पता ना किससे पता चलता है, आपको अपने रिश्तेदारों से पता चलता है ना कि लड़का आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, कि लड़की आपके लिए अच्छी है कि नहीं है। तो आप तो हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो लेकिन आपके रिश्तेदार जो हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं, तो वो आपको घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, है ना। तो ये तो जी न्यूज़ और आज तक से भी तेज चलते हैं कहीं ना कहीं। चलो थोड़ी सी कॉमेडी भी होनी चाहिए ताकि आप इंटरेस्ट बना रहे आपका पढ़ने में। तो रिश्तेदारी विभिन्न रिश्तेदारों के व्यवहार को भी नियंत्रित करती है, मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया। देखो भारत में आज भी बहुत से परिवार जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली, इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना टफ है नहीं, आपको पता ही है जॉइंट फैमिली क्या होती है। जो लार्ज इन साइज होती है, क्यों होती है, बिकॉज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर जनरेशन, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक ज़्यादा पीढ़ियाँ इन्वॉल्व होती हैं। इसमें दादा दादी, है ना, चाचा चाची और ताऊ ताई भी लगा लो, बच्चे भी लगा लो, पेरेंट्स भी लगा लो, तो 2-3 पीढ़ियाँ आपकी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आप हो, आपके पापा मम्मी, आपके दादा दादी, अब मोस्ट प्रोबेबली हो सके उनकी भी जनरेशन हो, दादा दादी के भी मम्मी पापा हो, परदादा परदादी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा नहीं होता, इतना इंसान नहीं जीता है, तो इतना तक कोई भी देख सकता है।
तो अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, क्या लक्षण होंगे? अगर आप मान लो एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे पाओगे पेपर में, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे सारे दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो जॉइंट फैमिली रहते हैं तो दे कैन शेयर ऑल द टास्क ऑफ फूड गैदरिंग, है ना, वो मतलब भोजन को इकट्ठा करने के जितनी भी ज़रूरती काम हैं वो कर सकते हैं, मिलके ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, फूड प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा घर की औरतें होती हैं सब मिलके खाना बनाती हैं परिवार के लिए, तो एक औरत पे बर्डन कम हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है चाइल्ड रियरिंग। देखो आपके घर में अगर दादा दादी है ना, तो उनसे अच्छा प्रोटेक्ट आपके बच्चों को कोई नहीं कर सकता। तो एक एडवांटेजेस ये मिलता है संयुक्त परिवार में रहने का। बाकी आप समझदार हैं, आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। 4 नंबर का बोला है तो हाफ पैराग्राफ, अगर 6 मार्क्स का दिया है तो कम से कम 1 पेज और हाफ पैराग्राफ आपको लिख के आना है, और कोशिश करना पॉइंट्स में आंसर देने की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के केंद्रीय सिद्धांत क्या थे? अब देखो फ्रेंड्स, जैनिज्म होते हैं तो उनके क्या सिद्धांत होते हैं? देखो कोई भी सिद्धांत है, बौद्ध है, जैन है, पहली चीज़ मैं बताती हूँ, अच्छी अच्छी बातें आपको लिखनी है। जैसे अहिंसा के माध्यम से ये आत्मज्ञान का मार्ग चाहते थे कि अहिंसा करनी पड़े, कोई हिंसा का साथ ना देना पड़े, और जितना संभव हो जो जीवित चीज़ें हैं जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये दोनों चाहे जैन का है चाहे बौद्ध का है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलरिटी है। आप पॉइंट्स यहाँ के वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और है इसमें, जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म का जो चक्र है व्यक्ति के कर्म पर निर्धारित करता है कि वो कैसे कर्म कर रहा है। तो जैन धर्म में एक बात याद रखना, इसमें 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों को बताया, इसको 3 रत्न के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया गया जैन धर्म में जो 3 रत्नों के बारे में बताया गया वो क्या है, तो वो है आपके सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। और जैन जीवन जो होता है वो हमेशा उसका सर्वोच्च सिद्धांत अहिंसा होता है, और यह 5 महाव्रतों में से एक माना जाता है। ये आपको याद करना है, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव समाज पर पर्यावरण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए मानव समाज है, उससे पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ेंगे इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन सोसाइटी को, सिंपल सी बात है। आप पर्यावरण आपका प्रदूषक है तो समाज में क्या होगा, प्रदूषण होगा तो व्यक्तियों का स्वास्थ्य कैसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होंगे, ठीक है। पर्यावरण आपका समृद्ध है, सब चीज़ों से अच्छा है, ठीक है ना, तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, आपको चांसेस मिलेंगे अपना आपको ग्रो करने के, अपना विकास करने के, आपका रहन सहन का स्तर भी सुधरेगा अगर आपको अच्छा पर्यावरण मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। भाई सिंपल सी बात है, एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लो, एक बच्चा क्रिमिनलों के बीच में रहेगा तो क्रिमिनल ही बनेगा ना, और वहीं एक बच्चा पंडितों के बीच में रहेगा तो पंडित ही बनेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, जब आप दिमाग में रखना है इसे, और इसमें बहुत चीज़ लिख सकते हो। यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ लिख सकते हो, यहाँ पे आप करप्शन से रिलेटेड लिख सकते हो, यहाँ पे आप एनवायरनमेंट में बहुत चीज़ें बता सकते हो, आपको शुद्ध वातावरण या आपको अर्बन है, रूरल है, यहाँ पे ये भी आप मेंशन कर सकते हो। तो प्रभाव बताने हैं तो 6-7 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हो वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो जो क्वेश्चन आप कर सकते हो वो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं दिए, क्योंकि मुझे पता जब मैं कर पा रही हूँ तो आप लोग भी कर पाओगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में। अब जो क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं बच्चे कर पाएंगे वो मैंने आंसर ज़रूर दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको अभी तक आपने 19 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया। जो बच्चे 0 थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने बुक ही नहीं खोली थी, कम से कम इतना तो आया कि आप 19 क्वेश्चन आप समझ चुके हो। और अगर उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी है तो यार तुम तो कम से कम मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हो, तुम्हें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, पेपर पूरा तुम्हारे अंडर में है, ठीक है। पासिंग मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के साथ ये वीडियो भी देख रहे हैं। वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, ज़रा मोटिवेशन मुझे मिलेगा इससे, और बहुत अच्छी बात है आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी कि इतने बच्चों ने देखा है। और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आगे फ्रेंड्स इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर के विचार बताने, ठीक है। कबीर जी महान हमारे, आपको पता ही है, कई सारे दोहे लिख चुके हैं, हिंदी बुक्स में देखने को मिलते हैं उनके, बहुत ज्ञान की बातें किया करते थे, इसीलिए उनके आगे संत लगाया गया है, एक संत महापुरुष ही थे। तो उन्होंने क्या विचार दिए होंगे, देखो सबसे पहला है रिजेक्शन ऑफ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशनल। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जितनी भी धार्मिक परंपराएं हैं ना उनको कह रहा रिजेक्ट करो, कोई धार्मिक परंपरा नहीं होती। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल एंड हिंदुइज्म एंड इस्लाम। मतलब वो कह रहा है जो जितने भी ये ब्राह्मणवादी है ना, हिंदू समाज हो गए या मुस्लिम हो गए, कह रहा है इसमें जो भी ये पूजा पाठ का ढोंग करते हैं ना, इसकी भी उन्होंने आलोचना करी, कह रहा इसे भी रिजेक्ट करो, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, हम इस तरीके से करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं। कहता क्या है ये पुरोहित वर्ग जो होता है, आपको पता ही है, उन्होंने जो प्रीस्टली जो क्लासेस होती हैं और जो कास्ट सिस्टम होता है इसकी भी आलोचना की है।
उन्होंने उनका ये मानना है जो गॉड है ना असल में उसका कोई आकार ही नहीं है। तुम कहते हो ये ऐसा दिखता है, हमारे अल्लाह ऐसे दिखते हैं, हमारे भगवान ऐसे दिखते हैं, देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये रियलिटी है। भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान तो हमारे मन में है, ठीक है। अब चाहे वो अल्लाह हो चाहे वो राम हो, वो हमारे मन में है और उसका एक ही आकार है, बस उसको नाम हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। नाम हमने उसके बहुत सारे कर दिए, लेकिन वो एक ही है और उसकी दया दृष्टि जो है अपने बंदे पे हमेशा बनी रहती है। तो जब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो आपको भक्ति का सहारा लेना चाहिए। ये इस पर डिपेंड करते हैं। अपनी भक्ति करो, मन साफ रखो। आप यहाँ पे सुबह शाम रात दिन आप पूजा पाठ कर रहे हो और पीठ पीछे जाकर दूसरे की बुराई कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप एक धर्म की बुराई कर रहे हो, हाँ आप दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। अपना मन साफ रखो, ईश्वर की तरफ अपनी भक्ति लगाओ, आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। तो ये इस बात पे मानते थे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, संत कबीर जी कह रहे हैं, ठीक है। कहीं आप बोलो मैम कह रही हैं, मैं कुछ नहीं कह रही भाई, ठीक है। किसी की धर्म को मुझे कोई वो नहीं, सब में इक्वली मिले, सब बराबर हैं। आगे क्या है कि इसमें बोला है हाउ सोशलाइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी। अब देखो ये कोई क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी आपका जो व्यक्तित्व है उस पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है भाई। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था, जैसा समाज आपको मिलेगा ना, आपका व्यक्तित्व जो होगा ना वो वैसी होगा। मैंने अभी बच्चों को एग्जांपल देता ना प्रीवियस, देखो एक दूसरे से ना काफ़ी लिंक करती हैं बातें, कनेक्टेड होती हैं। अभी आप सुनोगे तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। सोशलाइजेशन कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जैसे एक बच्चा है, एक बच्चे को शुरू से मैं क्रिमिनल्स के बीच में रह रही हूँ, शुरू से रह रहा है वो, तो कहीं ना कहीं पूरा 100% नहीं तो 20% अगर वो बच्चा बहुत अच्छे से भी रहना चाह रहा है, अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा है, तो 20% गुण वो उनसे इनहेरिट करेगा ही करेगा। वो सीखेगा ही सीखेगा, कुछ तो गलत वो सीखेगा ही सीखेगा। ये 100% मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पे, ठीक है। कितना कंट्रोल करोगे। अब जहाँ पे सारे चोर बसे हैं वहाँ अपने आपको कितना रोकोगे। तुम भी तो कहोगे यार सभी चोरी कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। चलिए इसका आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपने देखा कोई टीचर आ गया, आराम से अपनी सीट में बैठा है और सो रहा है, और सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, और आपने कभी ज़िंदगी में आज तक चीटिंग नहीं की है। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ के आते हो, अच्छा करके आते हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपको नहीं आ रहा है। अब आपको कोई बच्चा कह रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे पास है, चिट है मेरे पास, तो आप क्या करोगे। मिस कर दोगे वो चांस? नहीं, आप उससे चिट लोगे और अपना पेपर करोगे, कंफर्म है, ठीक है। तो यही होता है फ्रेंड्स, हमारा जो व्यक्तित्व का निर्माण है ना, उसमें हमारे समाजीकरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण की अगर डेफिनेशन मैं आपको बताऊं तो समाज के अनुकूल अपने आप को ढालने को ही समाजीकरण कहते हैं। अगर क्वेश्चन मैं पेपर में पूछा है जरूर करके आना। तो आपने क्या करा, उस सिचुएशन के अनुकूल अपने आप को ढाल लिया, तो उसने आपको काफ़ी हद तक प्रभावित किया ना, आपके व्यक्तित्व का। आपकी पर्सनैलिटी थी नहीं पर आप फिर भी वैसे बन गए। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स मैंने कुछ दिए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आई होप आपको समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। आप वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो व्यक्तित्व अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इसमें मैंने सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो आपके जो व्यक्तित्व है उस पर एक जो समाज में आप समूह में रह रहे हो ना, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप उसी के अनुकूल ढल जाते हो। अच्छा समाज मिलेगा, अच्छा समाजीकरण आपका होगा तो आप अच्छे बनोगे, और आपको गलत जगह आप पड़ गए तो आप गलत बन जाओगे। आज नहीं तो कल डेफिनेटली बन जाओगे, ये आप भी समझते हो। तभी कहते हैं ना अच्छी संगत करो, कहते हैं ना संगति में रहोगे तो अच्छे बनोगे, बुरी संगति में रहोगे तो बुरे। ये पुरानी कहावतें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने भी कह रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अब आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली द अर्बन सोशल प्रॉब्लम्स। अब देखो शहरी जीवन क्या है, शहरीकरण क्या है, पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखो शहरों में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन, एवरीथिंग है। तो लोग क्या करते हैं, गाँवों को छोड़ के शहरों में आके बस जाते हैं, इसे ही हम शहरीकरण कहते हैं। क्लियर है। तो जब फ्रेंड्स शहरों में आ जाएंगे तो देखो दोनों की समस्याएं सेम है, शहरी सामाजिक समस्याएं ले लो या शहरीकरण की समस्याएं ले लो, सेम है। तो पहली प्रॉब्लम क्या सामने आती है, एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है। भाई सारे इतने भर के यहाँ पे आके रहने लगोगे, पॉपुलेशन कहाँ जाएगी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपको पता ही है जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम पड़ जाएगा, जो बुनियादी ढांचा है वो अपर्याप्त होगा। इतने सारे लोगों को कैसे प्रोवाइड करेंगे। भाई आपके घर का राशन जहाँ पे 4 किलो चावल आते थे, ठीक है, तो 10 लोग थे, अब 4 किलो चावल में 10 लोग नहीं, सॉरी 4 लोग थे तो 4 किलो आते थे, अब 10 लोग हो गए तो 4 किलो कम पड़ जाएंगे ना। तो वही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है, ठीक है। आपको पता है लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउस आपको नहीं मिल पाएंगे अफोर्डेबल, ठीक है, उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा वो अलग। स्लम क्रिएशन, झुग्गी झोपड़ी डाल के लोग रहने लगेंगे, स्लम एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा। लगता है कि सारी झुग्गी झोपड़ी आपको शहरों में ही देखने को मिलती है, दिल्ली में लगा लो, हर जगह पे आपको झुग्गी झोपड़ियाँ देखने को मिलती है क्योंकि उनको हाउस नहीं मिल पा रहे हैं। फिर क्राइम बढ़ रहा है भाई, अब इतनी पॉपुलेशन हो गई है, जॉब नहीं मिलती तो क्राइम की तरफ चले जाते हैं।
भ्रष्टाचार फैलता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है फ्रेंड्स। देखो एक बात बता दूँ, 6 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको इतना नहीं लिख के आना है, जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको इनको वहाँ पे एक्सप्लेन करके आना है 1 by 1। क्लियर है यहाँ तक? फिर मत बोलना कि दो लाइन लिख के आ गए आप सोच रहे हो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पॉइंट्स आपको मिल गए, आपको वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है। समझा मैंने दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। यहाँ पे आपको औद्योगिकरण के प्रभाव बताने हैं। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, अब इतना कोई बताने वाले, इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। जहाँ पे हमारा काम हाथ से ना रह के मशीन का हम ज़्यादा उपयोग करने लग जाते हैं ना, अपने मतलब गुड्स में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने के लिए, तो वहाँ पे आपका इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियों का बड़े मात्रा में निर्माण होना, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब महत्व दे रहे हैं इंपॉर्टेंस, पर इतनी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पे एक बंदा एक स्वेटर को बनाने महीना लगा देता है, वहाँ पे एक मशीन 1 घंटे में 100 स्वेटर बना देती है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? मशीन को करेंगे ना। और ऊपर से मशीन का काम जो होता है वो इतना अच्छा होता है, उसमें इतनी सुंदरता होती है, क्लियरिटी होती है, तो आपको मशीन का काम ही ज़्यादा पसंद आता है। हाथ में तो आपको पता ही है, एक फंदा छूट जाता है, फिर टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं ना कहीं आपको दिख जाता है। आप खरीदने जाते हो ना बहुत ढंग से, हमारी मम्मियाँ जो होती है ना टाल मटोल करके देखते हैं, उसमें भी कमियाँ निकाल देते हैं, लेकिन मशीन के काम में कोई कमी नहीं निकाल पाता जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले जो ये है जो प्रोसेस है ये स्टार्ट की थी ग्रेट ब्रिटेन ने। ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्री जो थी वो टेक्सटाइल की लगाई गई थी। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई थी, बेल्जियम हो गई इंक्लूडिंग, है ना, यूरोप हो गया, आपका जापान हो गया या यूएस हो गया, इन सब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था। भारत में भी है, भारत में आपको पता ही है सूती वस्त्र जो है उसकी कहाँ पे है टेक्सटाइल, गांधीनगर में, है ना, तो जो कि आपके गुजरात में है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अब इसके देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ आ गया, अब आप समझ जाओगे इसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे। भाई देखो दोनों, हर चीज़ का ना प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ता है और नकारात्मक पड़ता है, ठीक है। तो अगर इसका पॉजिटिव पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि इससे क्या होगा, रोज़गार के अवसर खुलेंगे, भाई जल्दी जल्दी कंपनियां खुलेंगी, नई नई मतलब टेक्नोलॉजी हालांकि उद्योगों का निर्माण होगा तो आपको काम मिलेगा, आप आओगे, गरीबी मिटेगी, है ना, और आप जो इंसान की जो बुनियादी ज़रूरतें रोटी कपड़ा मकान वो मिल पाएगा। ये 2-3 पॉइंट हैं, बाकी आप वहाँ पे सोच लेना। और अगर नकारात्मक पूछें तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि हर कोई गाँव छोड़ छोड़ के शहरों में आके बच जाएगा। नए सामाजिक वर्ग का उदय होगा, पूंजीपति और मजदूर वर्ग दोनों दिखेंगे। पूंजीपति क्या कर रहे हैं, उद्योगों का निर्माण, मजदूर वर्ग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको वेतन मिल रहा है। और शहरीकरण आपको पता ही चल गया, गाँव छोड़ छोड़ के शहरों में आके बच जाएंगे, तो शहरीकरण भी होगा, है ना। तो इनको आपको एक्सप्लेन कर करना एग्जाम में। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स मेंशन किए, फिर बता रही हूँ, आप इतना लिख के मत आइएगा। 6 नंबर का आएगा, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियां विश्लेषण दीजिए। बताओ, आपको पता होगा भाई एकीकरण के माध्यम में, देखो पहले मैंने आपको राष्ट्रवाद वो समझाई है ना एक चीज़, जातिवाद, धर्मवाद, आपका क्षेत्रवाद, देखो वो सबसे पहला तो पॉइंट वही आ गया। राष्ट्रीय एकीकरण में पहली चुनौती तो वही है, ये भावना जब तक लोगों में रहेगी तब तक राष्ट्रीय एकता की भावना कभी नहीं पनपेगी। बाकी अब ये सारे पॉइंट लिख देना, धर्मवाद, जातिवाद सारे लिख देना आप, ये सारी बाधाएं हैं राष्ट्रीय एकीकरण में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 में जाति और के बीच में और वर्ण के बीच में अंतर। तो फ्रेंड्स समाज को ना ऑक्यूपेशन के आधार पे बांट देना, है ना, किसी के क्या काम करता है तो उसे वर्ण कहते हैं, और जन्म के आधार पे बांट देना वो जाति कहलाती है। क्लियर है? आपको पता है जो हिंदू समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित है। सबसे ऊंचा वर्ण होता है ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का, फिर शूद्र का, ठीक है ना। तो सब अपने क्वालिटी, ब्राह्मण क्या है, पूजा पाठ अनुष्ठानों में ध्यान देता है, ठीक है। क्षत्रिय क्या है, वो युद्ध से संबंधित कामों में होता है। वैश्य होते हैं व्यापारी, और शूद्र आते हैं छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है ना। तो यही 4 वर्ण हैं। तो ये हो गया आपका इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिएगा ताकि उनके भी अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ और वो भी आपको दिल से धन्यवाद बोलें, है ना। तो हमें अपना ज्ञान बांटते रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई विश कल का आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।